चलो अपन परिचय देते हुए बोलिए। मोर नाम सीताराम सोनवानी हरे। मैं तो प्रॉपर यहीं छत्तीसगढ़ के हरूँ। बालोद जिला में एक छोटे से गांव है, गांव कन्हारपुरी, मोर जन्म भूमि। लेकिन मैं वहाँ से 80 के दशक में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ में जुड़ के, वहाँ श्रमिक आंदोलन के साथ जुड़ के मजदूर मन के हित में काम करत रहे। होकर बाद में ट्रेड यूनियन के साथ में, फिर होकर बाद में कैसे जुड़ाव हुई इस आंदोलन के साथ? आंदोलन के साथ में वहाँ बीड़ी मजदूरों के साथ में घोर अन्याय होता था और असंगठित क्षेत्र के गरीबों के साथ में खूब शोषण होता था, अन्याय होता था, अत्याचार होता था, उनके दैहिक शोषण होता था। ये सब ठेकेदारों के उत्पीड़न को नज़रों के सामने अनुभव किया, देखा, समझा, तो मुझे उसका दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। मेरे माँ बहन का इज्जत आबरू भी जा रहे और शोषक तत्व के लोग खूब शोषण कर रहे हैं। तो वहाँ कामरेड शंकर गौन योगी का अपना छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन, सशक्त संगठन, दल्ली राजरामाई श्रमिक संघ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, उनके सानिध्य में 1982 से मैं आ गया। और मजदूरों का आंदोलन में उनका, नियोगी भैया का काफ़ी सकारात्मक सहयोग रहा। शंकर गौन योगी ने मुझे मेरे हर आंदोलन में सभी प्रकार से सहयोग पहुंचाया। जहां मजदूरों का आंदोलन की बात आया तो बढ़ चढ़ के भाग लिया। उनके साथ साथ जब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष रहे जनक लाल ठाकुर, तो उनको मेरे हर आंदोलन में भैया जनक लाल ठाकुर को भेजते थे, शंकर गौन योगी जी जाइए सीताराम सोनवानी के जो श्रमिक आंदोलन है उसको ताकतवर बनाओ, मजदूरों के शोषण को रोकने में आप भूमिका निभाओ। तो वो विधायक थे जनक लाल ठाकुर। लेकिन इसी दौरान जब 84 में चुनाव का दौर आया, चुनाव के दौर में जब वो कुछ परिस्थिति अलग सा हो गया, उसके बाद में मैं एक खुद बीड़ी कंपनी लेके बैठ गया था। फिर इस दौरान हमारे जो जिस आश्रम में बैठे प्रयोग संस्था के आश्रम के संस्थापक राजगोपाल जी, उनके सानिध्य मिला मुझे और उनसे जवाब सवाल हो तो उन्होंने जवाब सवाल में मुझे कहा कि इस प्रकार गरीबों की सेवा करना चाहते, कितने गरीबों को जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा उन्होंने मुझे अपने ज़बान में हरा लिया, राजगोपाल जी ने। तो मैंने अपने वचनबद्धता निभाने के लिए ट्राइबल क्षेत्र, गरियाबंद क्षेत्र के सुदूर अंचल में आके उनके निर्देशानुसार भुंजिया कमार बाहुल्य क्षेत्र में आके भुंजिया कमार गौड़ आदिवासी बाहुल बिंद्रानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वो सुदूर अंचल, वहाँ आके उनके जीवन को नज़दीकी से देखा। फिर वहीं पर मैं अपना एक छोटा सा एक दूसरा समाज के सहयोग से एक कमरा मिला, वहीं पर मैं अपना समाज सेवा काम शुरू किया। तब से ये 1985-86 का बात है और तब से मैं राजगोपाल जी के नेतृत्व में यहाँ संस्थागत कार्यों में इन्वॉल्व हो गया। समाज सेवा के क्षेत्र में जो मुझे अनुभव हुआ, जो आदिवासियों का, परंपरागत वन निवासियों को जो दयनीय दशा है उसको नज़दीक से देखा, समझा और उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष का आह्वान करते हुए उनके साथ में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना शुरू किया। बहुत आप बीती घटनाएं हुआ मेरे साथ में। ट्रेड यूनियन था, वन काष्ठागारों का, श्रमिकों के, बीड़ी श्रमिकों के काष्ठागार, वो ट्रेड यूनियन को ख़त्म किया। तो यहाँ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पुनः एक सशक्त संगठन तैयार हुआ जो वन उत्पादन काष्ठागार के नाम से उनके श्रमिक को 90 तक चलाए। बहुत ही ठेकेदारों के साथ में पंगा लेना पड़ा, वन अधिकारियों के साथ पंगा लेना पड़ा, बहुत लड़ाई लड़े और असंगठित क्षेत्र के जो गांव के जो गरीब हैं, जो लकड़ी वगैरह ला करके अपना चूल्हा जलाने वाले, उनके साथ जंगल विभाग के जो अति रहा उस पर नियंत्रण पाने में हमने काम किया। फिर 90 के दशक से हमारा आंदोलन का शुरुआत हुआ।
ऐसा आंदोलन शुरुआत हुआ कि निरंतर सरकार के साथ, शासन प्रशासन के साथ टकराव की राजनीति शुरू हो गई। शासन में बैठे लोग मूकदर्शक बने रहते थे, अधिकारी लोग मनमर्जी चलाते थे। एजुकेशन के नाम पर पूरा धब्बा था। 90% शिक्षित, 90% असंगठित और अशिक्षित लोगों के बीच में 10% लोगों का हुकूमत चलता था। मास्टर लोग तनख्वाह खाते थे लेकिन स्कूल जाते नहीं थे। हमने उस पर नियंत्रण पाने के लिए वहाँ गरियाबंद क्षेत्र में 8 स्कूल चलाया, 6 प्राइमरी और 2 मिडिल। हमारे स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल के मात कर दिया तो उन लोगों में हड़कंप मच गया कि ये कैसा हम इसको निरस्त करें। तो हमारे साथ में छल बल कल सारी प्रकार के प्रक्रिया उन्होंने अपनाया। फिर जल्द कौन से संस्था के तरफ से? एकता परिषद के द्वारा, एकता परिषद के था। एकता परिषद 90 में हमने एकता परिषद का गठन किया। ये आपके थोड़ा ध्यान में ला दूं, 1980 के दशक में जब राजा जी ने यहाँ पर, राजगोपाल जी ने यहाँ पर यह संस्था स्थापित किया तो बौद्धिक क्षमता विकास के लिए, ग्रामीण युवा नेतृत्व क्षमता विकास के लिए यहाँ शिविर का आयोजन करते रहा। और वो इतने बेहद रूप में नेतृत्व क्षमता विकास का कार्यक्रम को अंजाम दिया कि गांव-गांव में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। राजगोपाल जी ने गांव-गांव पद यात्रा किया। हर क्षेत्रों में पद यात्रा के माध्यम से लोगों में जागरूकता और सभी प्रकार से जो जाति और धर्म का जो खाई था उसको पाटने का काम करते रहे 80 के दशक में। तो मैं उनके साथ बिल्कुल कदम ताल मिला करके चलता था। और ऐसा राजा जी के सानिध्य मिला राजगोपाल जी का कि उन्होंने मुझे देश भर कहीं भी बैठक आयोजन होता था, चाहे कैसी भी प्रशासनिक स्तर का हो या राजनीतिक, उसमें मुझे भाग लेने के लिए वो अधिकृत कर दे कि आप सीताराम जी हमारी तरफ से बैठक में भाग लेंगे। तो चाहे सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन हो, चाहे ब्रह्मदेव शर्मा का भारत जन आंदोलन हो, चाहे शरद चंद्र बहार साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके अगवानी में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हो, इस तरह से बैठक में मुझे निरंतर राजगोपाल जी की ओर से अधिकृत किया गया। मैं भाग लेता था और उससे मैं अपना आत्मविश्वास, आत्मसाहस को बढ़ाया। ये तो रहा 80 और 90 का दशक। उस समय छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से मैं बाहर आकर के यहाँ संस्था, प्रयोग समाजसेवी संस्था के सानिध्य में काम शुरू किया था। बावजूद भी हमारा गहरा तालमेल था शंकर गोविंद भैया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ। और 90 तक तो हम लोग इस कदर से पूरा प्रदेश में हड़कंप मचाए कि शोषक लोगों को सबक देने के लिए एक सशक्त टीम तैयार हुआ। एक तो मध्य प्रदेश स्वैच्छिक संस्था संघ बनाया गया राजा जी के द्वारा। पूरा जितने मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक संस्था थे उन लोगों ने एक फेडरेशन बनाया, नाम दिया जिसका नाम था मध्य प्रदेश स्वयंसेवी संस्था संघ। और जब मध्य प्रदेश स्वैच्छिक संस्था संघ और ट्रेड यूनियन सभी मिलकर के जब सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू किए, जन संगठनों तैयार होकर के, तो सरकार, सुंदरलाल पटवा उस समय सीएम हुआ करते थे, वो असमंजस की स्थिति में आ गए। और फिर उसके बाद में उन्होंने स्वैच्छिक संस्थाओं के ऊपर और ट्रेड यूनियन के ऊपर में लगाम कसना शुरू किया। सुंदरलाल पटवा द्वारा भाजपा जनसंघ पार्टी कोर से आया था वो। फिर सभी संगठन मिल करके ये तय कि यही प्रयोग आश्रम में ही तय हुआ। अब सब संस्था मिलकर, क्योंकि संस्थाओं का अपना एक दायरा होता है, ये ट्रेड यूनियन का एक दायरा होता है, तो इससे ऊपर उठ करके एकता परिषद नाम दिया, जिसका नामकरण यही इसी आश्रम में हुआ, प्रयोग आश्रम में 1990 में। और वो तब हुआ सीताराम सोनवानी को वन अपराध का प्रकरण बना करके जेल में डाल दिया गया। तो सीताराम सोनवानी को जब जेल में डाला गया तब शंकर घोनियोगी, राजगोपाल जी, ये सब मिल करके बेहद रूप में आंदोलन छेड़े। और रायपुर में लगभग 2 अक्टूबर को लाखों लोगों के भीड़ इकट्ठा करके सीताराम सोनवानी को निशर्त रिहाई किया जाएगा कर राजगोपाल और नियोगी जी ने आह्वान छेड़ा और आंदोलन किया। फिर उसके बाद में नवंबर में इसका रिहाई हुआ। उसके बाद में फिर एकता परिषद का गठन जेल से आने के बाद यही इसी प्रांगण में हुआ। तो सब मिल करके सीताराम सोनवानी को ही एकता परिषद का प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया और वो निरंतर चलते रहा संगठन के माध्यम से। लेकिन इस दौरान फिर
कई ऐसा आप बीती घटना हुआ न, भैया न्योगी जी का जघन्य हत्या हुआ 91-92 में। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का जो स्पेज है कम होते गया, ट्रेड यूनियन बिखराव आ गया। फिर ये जो हमारे एकता परिषद जो संगठन रहा उसका जो फैलाव बहुत अलग रहा है। कांकेर एकता परिषद के नाम से रत्नेश्वर नाथ ने भी अपने ढंग से मूवमेंट चढ़ाया। उधर हमारे एकता परिषद का मूवमेंट है पूरे मध्य प्रदेश में बृहद रूप में हुआ। इंदू बहन उसका अगुवाई का, सीताराम सोनवानी 6 महीना तक ही एकता परिषद का प्रेसिडेंट के पद में रहा, लेकिन उसके बाद में इंदू नेताम को एकता परिषद का कमान सौंपा गया और उन्होंने मध्य प्रदेश के अलग अलग भाग में एकता परिषद का संदेश को बृहद रूप में लाया। फिर उसके बाद में राजगोपाल जी को एकता परिषद के अध्यक्ष के रूप में लाया गया। फिर राजगोपाल जी एकता परिषद के पद ग्रहण करते ही पूरा संगठन को ताकतवर बनाने में और सशक्त भूमिका निभाने में और देश दुनिया तक एकता परिषद को अंजाम देने में राजगोपाल जी ने अपनी सब कुछ निछावर किया, जिसके बदौलत आज एकता परिषद पूरा विश्व स्तर पर अपना पहचान कायम किए हुए है। तो इस तरह से एकता परिषद का भूमिका रहा है। और ये सीताराम सोनवानी के ऊपर जितने भी अपराध जो दर्ज था, अनगिनत प्रकरण दर्ज किए, 5-7 बार उनको जेल में डालते गए, लेकिन और वो अंत में हुआ क्या कि सरकार ने उस सारी प्रकरण को वापस ले और आज साफ निर्दोष साबित हुआ है। और आज की स्थिति में अब राजगोपाल जी के अगुवाई में जो आंदोलन चलाया जा रहा है देश भर में, उसमें बढ़ चढ़ के भूमिका निभाने का अवसर मिला। 2011 में 1 साल संवाद यात्रा में जाने का अवसर मिला। 80,000 किलोमीटर वाहन से इस देश के हर प्रदेशों को नज़दीक से देखा। तमाम 2200 जन संगठनों के एक मंच में लाने में हमने भी अपनी भूमिका निभाया। राजा जी और रमेश शर्मा जी, रण सिंह भाई, इनके नेतृत्व में हमारा यह आंदोलन आगे बढ़ा। और 2007 का आंदोलन, जैसा कि हम हर एक को मालूम है कि 2007 में ग्वालियर से दिल्ली पदयात्रा चला, उसमें हमने पूरा एक माह तक राजा जी के बिल्कुल उनके अंगरक्षक के तरह भूमिका निभाया। और वही हमारा भूमिका रहता है, अभी है और रहेगा, ऐसा उम्मीद है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके सानिध्य में, उनके मार्ग निर्देशन में हम अपने जीवन को समाज सेवा क्षेत्र में सार्थक भूमिका निभाने में लगे हैं। तो 2007 में कदम से कदम उनके साथ चले, जब 25,000 लोग ग्वालियर से दिल्ली चले तब। फिर उसके बाद में उस दौरान वन अधिकार कानून आया और उसके फॉलो अप करने में सरकारों का उसका नज़रिया बहुत कमज़ोर रहा है। तो 2012 में पुनः जन सत्याग्रह के नाम से आंदोलन किया गया। तो जन सत्याग्रह में 1 महीना का पूरा यात्रा में हम साथ रहे। 11 अक्टूबर को जब आगरा में समझौता हुआ, पूरा उत्साहजनक परिणाम आने के बाद 10 बिंदुओं पर समझौता होने के बाद से हम फिर वापस आके यही तिल्दा सेंटर में रह गए। सेंटर में रहने के बाद में सेंटर का अपना जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किए तिल्दा में। फिर उसके बाद में 2018 में जनादेश नाम के आंदोलन चलाया। जनादेश में भी हमने बढ़ चढ़ के भाग लिए। ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ पर मुरैना में 6 अक्टूबर को ही आचार संहिता लगने के कारण वो स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद में फिर राजा जी के द्वारा आह्वान किया गया कि मालूम हो कि सारी सरकारें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के ही एजेंडा पर कार्यरत हैं। तो 17 संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 बिंदुओं पर पूरा दुनिया की जो सरकारें संचालित हैं, उसके 4 बिंदुओं को लेकर के राजा जी के नेतृत्व में जय जगत यात्रा का शुरुआत हुआ 2019 में। तो उसमें हमें 1 साल के लिए अवसर मिला जय जगत यात्रा में साथ जाने का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल से 2019 में यात्रा शुरू हुआ राजघाट से, और 2020 में 30 जनवरी को यहाँ का यात्रा 4 महीना का चलने के बाद, लगभग 3000 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ की यात्रा स्थगित हुआ। और उसके बाद में हम लोग पुनः ये दिल्ली से राजघाट से जिनेवा तक का यात्रा था 10,000 किलोमीटर का। तो हम लोग यहाँ मात्र 4,000 किलोमीटर ही चल पाए थे 4 महीना में।
और उसके बाद में यहाँ से हम लोग अलग अलग देशों से होकर के राजा जी ईरान वगैरह से होकर के आर्मीनिया पहुँचे और हम लोग नेपाल पाकिस्तान इधर सामंजस्य बिठा करके हम लोग आर्मीनिया पहुँचे। हमारा पूरा 50 लोगों का जत्था था, जिसमें 15 अंतर्राष्ट्रीय और 35 भारतीय टीम। तो इस तरह से 50 लोगों की टीम के साथ हमारा यात्रा शुरू हुआ था और आर्मीनिया में हम लोग अपना बढ़ चढ़ की भूमिका निभाए। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के पार्लियामेंट ने हमारे यात्रा का अगवानी किया, स्वागत किया। और जैसे ही हमारा यात्रा वहाँ से जॉर्जिया होके बढ़ने जा रहा था कि आचार संहिता लागू हो गए। ये क्या ना, आचार संहिता नहीं, ये क्या कोरोना काल आ गया। कोरोना का ऐसा ग्राफ बढ़ा कि पूरा ऑल वर्ल्ड स्तर पर एक इमरजेंसी लागू हो गया। तो तत्काल हमारा वापसी का टिकट बना और हम लोग पुनः मार्च में वापस आ गए। और वापस आने के बाद से अब देश में लॉकडाउन का दौर चला, तो देश में लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने सेवक कसर में कोई कसर नहीं छोड़ा। कई एजेंसियां हैं प्रयोग को, एकता परिषद को तहे दिल से सराहा, स्वीकार किया और इस प्रकार से सहयोग पहुंचा कि यहाँ मेडिसिन बांटने से लेकर के जन जागरूकता अभियान तक और राशन सामग्री बांटने तक लाखों लाख लोगों तक राशन सामग्री और मेडिसिन बांटने और जन जागरूकता अभियान में यूनिसेफ जैसे संस्था, अजीत फाउंडेशन जैसे संस्था और ऐसे कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाएं, दानदाता एजेंसियां बढ़ चढ़ के भूमिका निभाए, भाग लिए, साथ दिए, जिसके बदौलत आज एकता परिषद है समाज में गहरा स्थान बनाए हुए हैं। कहीं कोई भी प्रदेश अभी अछूता नहीं है। लगभग 17 प्रदेश एकता परिषद का सघन कार्य क्षेत्र है। और अब हम लोग हमारा यह मान्यता है, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। तो हमारा जिसकी मुद्दा है वो अपना मुद्दा को लेकर समाधान के लिए आगे आए, तो उस दिशा को हम लोग नेतृत्व क्षमता विकास के लिए निरंतर कार्यरत हैं। और एकता परिषद जन संगठन के माध्यम से देश में ही नहीं पूरा दुनिया में, अब दुनिया में अनेकों देश के जो जन संगठन हैं वो एकता परिषद के साथ जुड़ करके विश्व में सामाजिक बदलाव लाने, आर्थिक बदलाव लाने और एक समता मूलक समाज रचना के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। और विश्व में पर्यावरण संतुलन कैसे बनाएं और अनियंत्रित औद्योगिक इकाइयां हैं जो ज़मीन हड़पने वाले माफिया हैं, कैसे उस पर नियंत्रण पाएँ, इस पर हमारे यह एकता परिषद संगठन बृहद रूप में कार्यरत है। हम उम्मीद करते हैं मीडिया चैनल ने हमें, हमारा इस तमाम देश और दुनिया के मीडिया चैनल ने एकता परिषद को मुकाम हासिल करने में मेन भूमिका निभाई। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया सकारात्मक और हमारे इस प्रकार से मूवमेंट को आगे ले जाए। हमारा एकता परिषद का यह जो सोच है, राजा जी का, हमारे आदरणीय रण सिंह भाई का, आदरणीय रमेश शर्मा जी का और तमाम हमारे जील बहन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता परिषद का छाप उसका संगठन को स्वरूप प्रदान किया है। जील बहन, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाए। महिला नेतृत्व को आगे ले जाने में जील बहन का योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण को अंजाम दिया है। और आज हम पूरा विश्व में एकता परिषद का एक बृहद रूप में जन संगठन को सशक्त रूप में खड़ा करने में सफल हुए, ऐसा हम मानते हैं। धन्यवाद। आप अभी आगे क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में और क्या करेंगे? हाँ, अभी हम लोगों का सोच और चिंतन ये हो रहा है कि जैसा नेतृत्व क्षमता विकास में हम लगे हैं, क्षमता वृद्धि में लगे हैं, अब हमारा मकसद है गांधी का ग्राम स्वराज। और गांधी के ग्राम स्वराज यानी त्याग, समर्पण, सेवा। तो राजा जी ने एक बहुत बड़ा अभी एक अंजाम दिया है, उसका नाम दिया है मनुष्यों के बीच में लालसा जो बढ़ रहा है। जैसा एक उदाहरण है, आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रकृति सक्षम है, लेकिन किसी की इच्छा पूर्ति के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। तो आज जिस प्रकार से होड़ बढ़े जा रहे, आवश्यकता की पूर्ति को छोड़ करके इच्छा पूर्ति के लिए अंधाधुन दोहन किया जा रहा है, उस पर कैसे रोक लगाया जाए, कैसे प्रकृति पर संतुलन बनाया जाए, कैसे प्रकृति की रक्षा किया जाए
और उसमें सब जीव प्राणी कैसे अपने अपने जीवन का भरण पोषण सही ढंग से सुरक्षित कर सके। राजा जी के एक बहुत बड़ा सोच है और अभियान का एक भाग है कि जिस तरह से हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे खानदानों ने, हमारे देश के योद्धाओं ने जो हमें इस लायक बनाया है और जो सौंपा है आज जिस पर हम जी रहे हैं, इसको हम आने वाले जनरेशन को कैसे सुरक्षित सौंपें ताकि वो और टिकाऊ और मजबूती के साथ में वो समृद्ध होकर के दुनिया का एक अपनापन, जिस राजा जी का संदेश है जी जय जगत यात्रा, यानी कि जय जगत, दुनिया के मनुष्यों, दुनिया के सब जीव प्राणियों में आपसी प्रेम मोहब्बत भाईचारा का संक्रांत ये मोमेंट है, तो उसको अंजाम देना चाहते हैं। और हमें पूरा, और ये सब चीज़ कहाँ से आ रहे हैं कि आदिवासी परंपरा, आदिवासी कल्चर, त्याग, तपस्या, समर्पण, उसमें जो जितने आदिवासियों का जैसा कल्चर संस्कृति है, वो जितनी उनकी आवश्यकता है दिनचर्या का उतना ही दोहन करेंगे और उससे ऊपर नहीं। उनमें धन अर्जन करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो वो उस प्रकार के कल्चर को हम कैसे डेवलप करें, कैसे उनको आत्मसात करें, कैसे हम कम से कम संसाधन में कैसे अपने आवश्यकता का पूर्ति करें और टिकाऊ रिश्ता बना करके हम आगे बढ़ें। तो इस मूवमेंट को पूरा दुनिया स्तर पर त्याग, समर्पण और सेवा का संक्रांत करते हुए राजा जी अंजाम दिए, उसी को फॉलो अप करने में लगे हैं। और न्याय तब होगा जब शांति हो, न्याय होगा तभी शांति होगा। तो इसलिए देश में और दुनिया में शांति मंत्रालय हो, न्याय पर आधारित व्यवस्था हो, इस प्रकार से पूरा संसार में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में ये संदेश दिया जा रहा है कि आप संसार स्तर पर, जैसा अलग अलग देशों में उसका प्रावधान है, गांधी का भारत में, गांधी के ही देश में शांति मंत्रालय नहीं है, अलग अलग सैकड़ों विभाग हैं, लेकिन शांति के लिए कोई विभाग नहीं। और शांति के नाम से सब लोग उगाही में लगे हैं। जिस कदर से अभी हिंसा का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, आज इस पर नियंत्रण पाने के लिए जब तक शांति मंत्रालय, शांति विभाग नहीं होगा तब तक कोई विकल्प नहीं है। सब लोग अपने अपने ढंग से वाहवाही लेने में लगे हैं, हर विभाग अपना वर्चस्व कायम करने में लगे हैं, लेकिन हिंसा के बल पर, हिंसा को बढ़ावा दे करके। हाँ, लेकिन हमारा राजा जी का मानसिकता है, एकता परिषद का मान्यता है कि अनैतिक आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, न्यायपूर्ण समाज रचना के लिए, शांति स्थापना करने के लिए शांति विभाग, शांति मंत्रालय की अनिवार्य होना चाहिए। और हमारा जो पैतृक व्यवसाय है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, हमारे परंपरा संस्कृति, उसको पुनर्जीवित किया जाए, उस दिशा को मोड़ लाया जाए, लौटाया जाए। छोटे छोटे ग्रामोद्योग, छोटे स्वरोजगार का अवसर के साथ में जब हम सब जुड़ेंगे तब हम लोग एक मूल्य आधारित, नैतिक मूल्य आधारित समाज रचना को अंजाम देंगे। तो राजा जी का ये मकसद को लेके हम लोग आगे निकल पड़े हैं। सीताराम जी, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हाँ, मैं एक संयुक्त परिवार से हूँ और सरकारी ढांचा में पिछड़ा वर्ग में उसका श्रेणी आता है। और हम लोग, मेरे परिवार में 4 भाई हम लोग होते थे। बड़ा भाई चल बसा, 3 भाई अभी हैं, हम लोग जीवित हैं, मुझसे बड़ा एक और मैं छोटा हूँ, छोटा मंझला हूँ, मुझसे छोटा एक और है। और वो, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल मैं 80 के दशक से ही राजगोपाल जी के साथ आया, तब से परिवार से थोड़ा सा दूरी बनाए और राजा जी को ही, इसी को ही अपना एक परिवार मान करके, इस समाज को ही समाज परिवार मान करके मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया। लेकिन मेरे पत्नी, मेरे 3 बच्चे, वो लोग भी, वो सब हैं, अपने ढंग से रोजी मजूरी करके जीते खाते हैं। अभी इसी माह 11-12 तारीख को मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, बहू, नाती सब लोग यहाँ पर मिलने आए थे इस सेंटर में। तो इस तरह से वो सब परिवार हैं। और वो मेरे जन्मभूमि है बालोद डिस्ट्रिक्ट के, वो जो कन्हारपुरी बता रहा हूँ, वहाँ हैं। और अभी बेटा है जो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है गरियाबंद जिला, वहाँ पर एक छोटा सा राजा जी के आशीर्वाद से एक छोटा सा ये मिला था जगह, उसमें पुरखों का कुछ संपत्ति को बिगाड़ करके आके एक मकान बना है जिसमें मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वगैरह दुकान चला रहे हैं। और राजा जी को एक ज़मीन मिला तो 2 एकड़ ज़मीन, तो राजा जी ने उसको उनको बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के विकास के लिए ज़मीन का उपयोग करने के लिए राजगोपाल जी ने, राजा जी ने उनको अधिकृत किया है।
लेकिन अभी उस ज़मीन को हम लोगों ने अपने उपयोग में नहीं लाए हैं। अब प्रक्रिया जारी है, तो उससे उन परिवारों को भी आत्मनिर्भरता के लिए एक कदम आगे बढ़ने का सोच है। आपके परिवार आपके काम से खुश हैं? अब उसमें अब उसके सिवाय उनके पास कुछ विकल्प भी तो नहीं, वापस उधर जाने का तो हो ही नहीं पाया, तो उनको संतुष्टि है, इस प्रकार से खुशी कहीं नहीं। तो हमारे लिए काम नहीं है तो नहीं है, लेकिन औरों के लिए कम से कम आपने काम आया, और आपने हमारे जैसे परिवार को, कितने अनगिनत परिवारों को मार्गदर्शन करके उनको ताकतवर बनाने में लगे, उनके आंसू पोंछने में लगे, उनके दुख सुख में साथ में हो। इसलिए उन लोग दिल से स्वीकार करते हैं कि आप अपना जीवन को धन्य बना ले। हम लोग भी जैसा भी करके जिए हैं और जिंदा हैं और जिएंगे, लेकिन आपने और बहुत बड़ा काम किया है सेवा के क्षेत्र में। मेरे जैसे, हम जैसे बच्चे परिवार को आपने ज़रूर किनारा किया है, लेकिन अनगिनत परिवारों को आपने प्यार दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, ये मानते हैं और संतुष्ट है, ऐसा विश्वास होता है उन लोगों के प्रेम व्यवहार से। और सभी लोग, कोई भी आते जाते हैं तो उसको आदर सम्मान के साथ देखते हैं। अभी राजा जी के साथ में उनके कुटी है, जिस घर में अभी मकान बना है, पूरा परिवार उन लोग हैं। 29 तारीख को रात को राजा जी, राजगोपाल, रमेश शर्मा और उनके पूरा टीम, उसके साथ में उनके घर में रहने का अवसर मिला। तो सब लोगों ने आत्मविश्वास के साथ संतुष्टि व्यक्त किए हैं कि हम सही हैं, आप जो काम कर रहे हो हमें संतोषजनक है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। आप अपनी यात्रा को जब पीछे लौट के देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? हाँ, पीछे लौट के देखता हूँ तो लौटने के बाद ऐसा लगता है अब कि जिस मकसद से हम निकल पड़े थे और जिनको मुकाम दिलाना था, जिनको मुकाम हासिल करना था, वो लोग निरंतर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें सुकून मिलता है। आज अपने आवाज़ को एक दूसरे का आवाज़ के साथ जोड़ रहे हैं। बैठे इंसान खड़े होकर के अपने एक कतारबद्ध आगे बढ़ रहे हैं। अपने बौद्धिक क्षमता का पर्याप्त मात्रा में सदुपयोग कर रहे हैं। आत्मविश्वास, आत्मसाहस को लेकर के वो लोग निकल पड़े हैं, और गरीबी से निजात पाने की दिशा में सरकारी ढांचा के अंतर्गत नहीं, वो अपने स्वयं बदलाव की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता है। पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जीरो था, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरे सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ विशेष पिछड़ी जनजातियां समाज, जिनके लिए मेरा अपना अंतिम इच्छा है, अंतिम सोच है कि मैं विशेष पिछड़ी जनजातियां समाज को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास के साथ आत्म ताकत और आत्मसंयम और आत्मसाहस, आत्म समृद्धि को, और उसको आगे बढ़ा पाऊँ, उसमें मैं अपना योगदान दूँ, इसमें मैं एक कदम आगे बढ़ाऊँ। और मेरे तमाम प्रदेश के ही नहीं, देश भर और दुनिया के जो सबसे विशेष पायदान पर खड़े हुए विशेष पिछड़ी जनजातियां और सबसे निरीह व्यक्ति, जिनके खूब शोषण हुआ है, जो शोषित हो चुके हैं और वो असहाय महसूस कर रहे हैं, वो अब ताकत के साथ उभर के अपने हक अधिकार के लिए सामने आ रहे हैं। अब उनमें विश्वास जग चुका है कि हम भी एक इंसान हैं, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, वह न्याय नहीं सहेंगे, हम अपना हक अधिकार को निश्चित रूप से पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। आपको भी ढेर सारा शुभकामना, और हम मीडिया चैनलों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम लोगों के सेवा करने वालों की आवाज़ को भी देश और दुनिया के उन चुनिंदे लोगों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये जो जिस प्रकार से सकारात्मक सहयोग जो दे रहे हैं समाज में, हम चाहते हैं कि आने वाला जनरेशन को वो लोग रास्ता दिखाए, वो लोग ऐसा भूमिका निभाए, ऐसा प्लेटफार्म दे, ताकि आने वाला जनरेशन, आने वाला युग है, वो भटके हुए इंसानों को सही रास्ता मिलाकर एक शांतिमय समाज रचना में, न्यायपूर्ण समाज रचना में आप लोगों का सहयोग हमें सदैव मिलता रहेगा, यही हम उम्मीद करते हैं। इन्हीं विश्वास के साथ, शुभकामनाओं से हम अपना वाणी विराम देते हैं। सबको जय जगत, प्रणाम।